एक बार बता दीजिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है और आवाज सही से आ रही है सभी को? हाँ जी। यस यस मैम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी है हमें, तो आपको बताना है कि कौन सी सही है। ठीक, पहला है हमारा असर्शन, करिकुलम इज अ कंप्लीट प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन एम्स। ठीक, रीजन दिया गया है इसके लिए, करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ करिकुलम कोर एंड सिलेबस। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट and R is correct explanation of A. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is correct, but R is false. A is false, but R is correct. एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर बताइए। मुझे मैसेज नहीं दिखेंगे तो आप लोग बोल के कीजिएगा। मैम ए ये होगा। लगता ए, है ए बोथ आर करेक्ट। ए। अच्छा ठीक है। मैम हाँ बी। इसका, हाँ जी, जिसका भी ए है वो करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही सही है और हमारा जो रीजन है वो भी इसका सही है। ठीक है, इसमें डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में किसी को? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज टू डेवलप अ फ्लेक्सिबल करिकुलम सेटिंग सिस्टम टू हेल्प लर्नर्स लर्न टू बिकम ऑटोनॉमस लर्नर्स, to equip learners with degrees and diplomas, to help learners find any job in the organization। अभी जो ये क्वेश्चन है कि किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या होगा इसमें से, जो एक करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, टू हेल्प मैम बी। लर्नर लर्न टू बिकम ऑटोनोमस लर्नर। सभी का ए और ऑप्शन बी है। दोनों बी। यस ऑप्शन बी मैम मैम। मैम बी। बी बी आएगा। बी। बी। हाँ जी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही है। ठीक है, बी है। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, constructivist approach to teaching learning process is being emphasized at all levels of education. Which of the following methods are mainly based on this approach? Lecture method, project method, discussion method, and all of the above. उपरोक्त सभी डी मैम। आएगा, डी। अच्छा, मैम बी। इस लेक्चर तो होना मैम चाहिए डी था। होना चाहिए, लेक्चर भी होता है, प्रोजेक्ट। डी डी। लग रहा है मैम। डी मैम होगा बी। मैम। बी और शिक्षक डी सब के सर है ना। अलावा किसी को कोई लग रहा है? बी और डी के अलावा कोई ऑप्शन? मैम सी आएगा क्या? डिस्कशन मेथड, देखो क्वेश्चन देखो एक बार क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रचनात्मक दृष्टिकोण पर जोर दिया जा रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या है कि आप खुद का रचनात्मक वो दिखाते हो ना, नहीं क्या? देखो बता रही हूँ, हाँ जी बता रही हूँ पूनम जी। तो इसमें क्या है कि इसमें बताया, इसमें बोला गया है कि जो हमारा रचनात्मक दृष्टिकोण बढ़ाता है वो कौन सा मेथड है। तो जो हमारा लेक्चर मेथड है, पारिका जी बताइए लेक्चर मेथड में क्या होता है? मैम मास के लिए यूज करते हैं, सेमिनार वाला, जो जिसमें ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें बताइए कि इसमें हमारा जो कह सकते हैं कि बच्चों की रचनात्मकता बढ़ती है इस मेथड से। हाँ जी। अगर हम ये कहें कि मास में ज्यादा स्टूडेंट्स को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एजुकेशन का एक स्तर दे रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर हम एक ही बारी में कुछ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से, डिफरेंट तरीके से भी, जैसे कि चाहे वो विजुअल मीडिया, वर्चुअल मीडिया के थ्रू हो या एग्जाम्पल्स के थ्रू हो, तो हम उनको एक जगह से दूसरी जगह विद इमेजिनेशन लेके जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? प्रियंका पांडे जी बताइए। यस मैम, प्रोजेक्ट मेथड बेसिकली शायद
एक्चुअली मुझे 2 दिन से पढ़ा नहीं है, तो जितना भी बन पा रहा है मैं बोलती हूँ। ऑनलाइन मैम जो भी हमारा प्रेजेंटेशन में भी शायद रहता है वो उसके थ्रू बताते हैं, तो इसमें वो किसी भी टॉपिक को लेकर अपना प्रेजेंटेशन या जो भी चीज़ है उसको बहुत अच्छे से इसमें क्रिएटिविटी वो दिखा सकता है। देखो क्रिएटिविटी इसमें होती है, लेकिन ये वो नहीं है जो आप बता रहे हो। किरण यादव जी, आप बताओ क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड। इसमें मैम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू सीखते हैं, रोट लर्निंग नहीं होती है इसमें। हाँ जी, तो इसमें हो सकता है कि बच्चों का, कह सकते हैं कि बच्चों की जो रचनात्मकता होती है वो बढ़ सकती है इससे, या नहीं है, क्या लगता है आपको शायद मैम किरण जी? इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ सकती है। ठीक है। प्रीति जी बताइए, डिस्कशन मेथड क्या होता है? मैम ये टू वे हो गया जिसमें डिस्कस कर करके चर्चा करके मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में हम ज्ञान शेयर कर रहे हैं। टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी इंक्लूड है इसमें, उनका भी मतलब पर्सपेक्टिव इसमें आ रहा है। ठीक है, ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा बी हमारा नंबर बी, का प्रोजेक्ट मतलब मेथड, क्योंकि हाँ जी, बी होगा इसका, प्रोजेक्ट मेथड ही होगा, क्योंकि लेक्चर मेथड से हमारी रचनात्मकता कहाँ बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। जो लेक्चर होता है उसमें तो बस लेक्चर देते हैं टीचर, हम उसको सुनते हैं, हम अपना दिमाग नहीं यूज करते उसमें। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि लेक्चर इसमें आ ही नहीं रहा है। प्रोजेक्ट इसका करेक्ट आंसर है, डिस्कशन भी नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैम मुझे है, जैसे कि अभी आपने कहा कि लेक्चर मेथड से ये नहीं होगा, पर ऐसे तो अगर हम क्वेश्चन आंसरिंग का जितना एक रिलेशनशिप बनता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, लर्नर और टीचर के बीच में, तो उसमें तो कई जैसे हम क्वेश्चंस के थ्रू भी हम बच्चों को सोचने के लिए टू वे कनेक्शन बना के हम सोचने में मजबूर करते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे उस पर एक्ट करोगे। तो ये हर क्लास का तो एक जैसे एक हिस्सा होता ही है। अगर हम प्रोजेक्ट पे अगर हम कहते हैं तो प्रोजेक्ट पे तो टोटली 100% तो बच्चा ही सोचेगा कि मुझे क्या बनाना है जो इस तरह से हो, या मुझे टॉपिक दिया गया तो उस पे कैसे कार्य करा जाए। डिस्कशन में तो हम कहीं ना कहीं हम मतलब सही है गलत का नहीं पता, क्योंकि सामने वाला सही बोल रहा है गलत बोल रहा है ये अभी हमें नहीं पता। बट लेक्चर में मैं 100% तो मैं ये नहीं कह रही कि सही है, मैं ये नहीं कह रही लेक्चर मेथड सही है, पर लेक्चर मेथड को क्यों नहीं लिया गया कि सिर्फ इस वजह से कि इसमें थ्योरी पे ज्यादा एम्फेसाइज करा जा रहा है और क्वेश्चन आंसर्स पे कम किया जा रहा है और बच्चों को सोचने की जो अपॉर्चुनिटी है वो कम दी जा रही है इस वजह से। देखो, इसमें आप क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। इसमें थोड़े बहुत स्तर पर कहीं हो सकता है। सभी ही ऑप्शंस आएंगे ना कहीं कुछ ना कुछ तो रचनात्मकता सीखने को ही मिलेगी। लेक्चर मेथड हो या पर ऐसा नहीं प्रोजेक्ट होगा, मेथड पर ही आंसर होगा। ये नहीं होगा जैसे मैम ने जी कहा है ना कि प्रोजेक्ट मेथड का, उसमें 100% वाली बात होनी चाहिए। तभी मैंने पूछा कि अगर हम जी इसको इंक्लूड नहीं करें तो इसी वजह से कि मैम, उसमें स्तर एक्चुअली कम है। मैम एक्चुअली क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड में, तो आप स्टूडेंट को खुद से काम करने के लिए देते, तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव वो तभी होएगा ना जब वो खुद से कुछ तभी कर रहा होगा है। प्रोजेक्ट। यस। लेक्चर में तो लेक्चर टीचर ने डिलीवर किया, स्टूडेंट ने उसमें क्या किया, उसकी क्या क्रिएटिविटी है उसमें? नथिंग। और डिस्कशन ओके। मेथड में भी उसकी क्रिएटिविटी कुछ नहीं। प्रोजेक्ट मेथड में आपने कुछ करवाया है या नहीं करवाया, आप कोई ठीक। भी टॉपिक उसको दे देते हो तो वो अच्छा उसको ठीक है। करके लाएगा, प्रिपेयर करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, तो दैट इज क्रिएटिव ना। ठीक ठीक, मैं हाँ समझ जी, गई पॉइंट आपका जी। हाँ जी, देखो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एज मेनली, मतलब मुख्य रूप से जो निम्नलिखित ये कह सकते हैं हमारी विधियां दी गई है, इनमें से जो मुख्य रूप से कौन है? तो मुख्य रूप से इसमें प्रोजेक्ट ही आएगा। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? जी जी यस clear। मैम, प्रोजेक्ट विधि। यस मैम। हाँ जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है हमारा, which among us the following is not a component of effective teaching? Not, ठीक है। Questioning to check for the understanding of students, providing students with feedback, being flexible about how long it takes to learn, reactive mode of students behavior। पढ़ लीजिए ध्यान से ऑप्शंस भी और क्वेश्चन भी, फिर बताइए। मैम डी होगा क्या?
अच्छा डी। पूजा जी बोल रहे हो, ठीक है। बाकी लोग किसके अलावा, इसके अलावा किसी का ए कोई ऑप्शन? ए मैम। डी। डी अच्छा होना ए, चाहिए। देखो एक एक करके देखते हैं। मैम इसमें बी पूछा में ये क्या, ए। सॉरी मैम मैम ए क्वेश्चन था होगा इसमें यही मैम। कि बी में ये पूछ रहे हैं ना कि हम स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे हैं, यही पूछना चाह रहा है। नहीं, स्टूडेंट को इसमें मतलब फीडबैक वो दे रहे शिक्षण हैं। का तो फिर तो दे रहे हैं। यूजलेस हुआ। देखो रुको, पढ़ते हैं, एक एक बार देखते हैं। हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है, कि मतलब जो हमारा इफेक्टिव टीचिंग होता है, जो नीचे ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है, नॉट है इसमें, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन है क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हमें बच्चों से प्रश्न पूछने हैं कि उनकी समझ कितनी हुई है। तो ये एक कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट है। इफेक्टिव है मैम, ये तो इफेक्टिव हुआ। हाँ ये इफेक्टिव है, क्योंकि हम बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ के, ठीक। अगला है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद फीडबैक, के छात्रों को फीडबैक प्रदान करना। ये भी हमारा एक कंपोनेंट है, क्योंकि अगर हम छात्रों को फीडबैक प्रदान करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी कमियां कहाँ पर है, उनको कहाँ काम करना है, या कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है, मतलब कौन सी उस चीज उनकी बहुत ज्यादा सही है या कौन सी नहीं है और जिन पर उनको काम करना है, ठीक। अगला है बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, मतलब सीखने में कितना समय लगता है इसके बारे में लचीला होना, क्योंकि हमें पता है कि हमारी क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं। किसी को सीखने में बहुत समय लगता है, किसी कोई कम समय में सीखता है, लेकिन हमें अगर सबको साथ लेके चलना है तो हमें इस चीज में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कि हम जो ऐसा ना रखें कि आपको 2 दिन में याद करना है तो करना ही है, नहीं, थोड़ा हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो ये भी हमारा हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन बचा, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? जी। हाँ जी। मैम मुझे नहीं हुआ ये वाला रिएक्टिव मोड वाला, बल्कि इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए और बी नहीं होना चाहिए, मींस बी आंसर होना चाहिए। अगर हम फीडबैक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें तो रिएक्टिव मोड से भी पता चलता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, नहीं सीख रहा, या ये बच्चा सीखने लायक है भी या नहीं, या फिर ये बच्चा सीख चुका है तो दूसरों को परेशान कर रहा है, इस तरह से। कौन समझाएगा? ओम प्रकाश जी समझाओ इनको, पारिका जी को। जी मैम, क्या समझाना है? ये कह रहे हैं कि इनको डी सही लग रहा है, बी सही नहीं लग रहा। डी, बी सही नहीं लग रहा है और डी सही लग रहा है। मतलब ये, जी हाँ डी, बी छात्रों को फीडबैक प्रदान करना मीन्स, बी में जो चर्चा है अगर इसको देखें तो क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक है? नहीं है, घटक नहीं है। घटक नहीं है। तो यहाँ पे छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, तो यदि हमने छात्रों को फीडबैक प्रदान कैसे करेंगे, उसका कुछ है, जब तक देखेंगे नहीं नेचर या उसकी स्टडी या कुछ भी नहीं देखेंगे, ऐसे हम फीडबैक तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो डी है, डी में इसमें क्या है, छात्र के व्यवहार का प्रतिक्रियाशील तरीका, मीन्स उसका नेचर देख करके और उसको मीन्स गैस किया जा रहा है छात्र में। तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं बी और डी में। पारिका जी मुझे अभी क्लियर भी हुआ कहीं आपको? नहीं, अभी भी clear नहीं हुआ। जैसे कि अगर हम फीडबैक की बात करें तो यहाँ मेरे को फीडबैक पे एक ये प्रॉब्लम आ रही है। एक फीडबैक होता है जो बच्चा खुद देता है टीचर के बारे में, एक फीडबैक होता है जो एक टीचर देता है कि आप कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो, आपने यहाँ इस पोर्शन में अच्छा किया, ये वाला है। हाँ यही हाँ वाला इसमें, ठीक। हाँ इसमें टीचर दे रहे हैं स्टूडेंट को फीडबैक, स्टूडेंट खुद नहीं दे रहा है, टीचर दे रहे हैं स्टूडेंट को। ओके, फिर तो बी सही पीटीएम इसको बोल है। ठीक है, सकते हैं। मैं दूसरे, पीटीएम में जी हाँ जी, पीटीएम जब मैं बोलूं मैम? ओके, नहीं नहीं अब क्लियर हो गया। ठीक है, मुझे ना एक्चुअली फीडबैक बच्चों वाला समझ रही थी कि बच्चे स्टूडेंट्स को स्टूडेंट टीचर को दे रहे हैं, इसलिए मुझे वो बार बार गलत लग रहा था। ठीक है। हाँ इसमें ये है ना कि छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, छात्रों द्वारा फीडबैक नहीं देना, छात्रों को फीडबैक प्रदान करना। देखो पता ओके। क्या होगा, पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत सारे इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है कि क्वेश्चन तो पढ़ना ही है ध्यान से, पर ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि एक गलती की वजह से ये गलत हो जाता अभी, ठीक है। तो ध्यान जी रखना इसका। हाँ जी, अगला देखते हैं। Choose two factors that do not affect the academic performance of student adversely.
low self-efficacy belief, believe in God, indifferent attitude towards politics, teachers how expectations low expectations from students। अब इनमें से जो छात्रों की कह सकते हैं प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करते हैं उनको देखिए। बी ऑप्शन है, 2 और 3। ठीक बी है, लग रहा है। सभी को बी लग रहा है, किसी को कोई और ऑप्शन तो नहीं लग रहा है? हाँ जी, तो इसका करेक्ट बी ही है, 2 एंड 3, क्योंकि जो हमारा पहला है लो सेल्फ एफिकेसी बिलीफ, ये तो प्रभावित करेगा कि ठीक है। फिर है बिलीव इन गॉड, ये नहीं प्रभावित करेगा कि बच्चा भगवान पे विश्वास करता है नहीं करता है, ये नहीं प्रभावित करेगा। ठीक, अगला है हमारा इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स का पढ़ाई से कोई लेना देना है नहीं, तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, 2 एंड 3। ठीक है, अगला है identifying the factors that do not contribute to the effectiveness of teaching from the options given below। ठीक, socio-economic background of teacher, teacher's skill in pleasing the students, teacher's subject knowledge, teacher's personal contact with students। बहुत easy question है ये। मैम एक तो फर्स्ट डी ही है, होगा। फर्स्ट तो होगा ही मैम, क्योंकि उसका कोई योगदान नहीं है बैकग्राउंड टीचर का, चाहे कुछ भी हो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ डी डी होगा, ऑप्शन डी। डी, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड, सभी को थर्ड तो रहेगा शिक्षक का विषय का। देन प्रीति सी जी होगा, 1 2 2 3 4 डी। क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप फिर से। मैम योगदान नहीं करते ही बोला है ना इन्होंने। हाँ जी, नहीं करते हैं, डू नॉट। बैकग्राउंड नहीं करेगा मैम। नहीं है, 1 2 एंड 4 होगा। और डी। फोर्थ भी मैम नहीं होगा, मतलब कि स्टूडेंट से पर्सनल कॉन्टेक्ट। देखो, हमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उन कारकों की पहचान करना जो शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो कि कौन करते हैं, तो फर्स्ट एक ही है आएगा। इसमें जो करता है, थर्ड है। भी है। थर्ड है जो टीचर सब्जेक्ट नॉलेज की, हाँ मैम, टीचर को फर्स्ट कितना। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1 2 एंड 4। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। हाँ जी, अगला है हमारा the emphasis in memory level teaching is on which of the following: organization of thoughts and ideas, seeing relationship amongst facts, systematic presentations to enable quick reproduction, critical thinking, mastery of the correct sequencing of facts, segregating one feature from another। ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। मैम बी हो सकता है। कौन सा बी? हाँ जी, ए सी ई वाला बी। ए सी वाला बी होगा मैम, क्योंकि मेमोरी लेवल की बात है। ऑप्शन बी लग रहा है मेरे को भी, बी। ठीक है, सभी को बी लग रहा है। अमित योगी जी, आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। बताओ मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या होता है? मेमोरी लेवल टीचिंग में फर्स्ट लेवल वाली टीचिंग होती है। इसके अंदर है ना बच्चे को सिर्फ रटना ही होता है। अच्छा ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? मैम बी वाला। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि मेमोरी लेवल टीचिंग में किस चीज पर जोर दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, मतलब विचारों का संगठन, तो ये होता है उसमें ए ऑप्शन। तो ठीक है, तो ए हमारा दो में ही है, ए और बी में, तो इसलिए हमारे सी और डी तो कैंसिल हो गए। ठीक, तो अभी हमें देखना है, सी बी दोनों में कॉमन है, बी और ई में से देखना है। तो बी है हमारा
सीइंग रिलेशनशिप अमंगेस्ट फैक्ट, मतलब तथ्यों के बीच संबंध देखना। तो मेमोरी लेवल में वो नहीं होता है, ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हमारा बी सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ई में दिया गया है मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, मतलब तथ्यों के सही अनुक्रमण में निपुणता, कि हम तभी किसी चीज को सीक्वेंस में लगाएंगे जब हमने उसमें रट्टा मारा होगा, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हुआ, इसका करेक्ट बी है। सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ टीचर uses a question answer session to ensure desired learning outcomes in her classroom. In this process, she offers the following type of comment to a few answers given by student. Yes, you are right. Good. ठीक. This will be considered as an example of positive feedback, negative feedback, confirmatory feedback, corrective feedback. बताओ, पढ़ लो पहले फिर बताना। ए होगा मैम। यस नहीं, संध्या सी। जी ए। सी। सी लग रहा है। ए है, ए लग रहा है मुझे। नहीं, ए है मैम, ए। ए और सी लग रहा है, इसके अलावा किसको कोई ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित शिक्षण परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का उपयोग करता है। मतलब हमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है क्लास में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई अगर छात्र आंसर दे रहा है तो उस पे हमारा जो टीचर होता है वो ये कहता है कि हाँ आप सही है, अच्छा ठीक है। तो ऑप्शन बी देखते हैं पहले, ऑप्शन बी है नेगेटिव, तो नेगेटिव तो ये कहीं से भी नहीं है, ठीक है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अगला है हमारा डी। डी है करेक्टिव फीडबैक। करेक्टिव फीडबैक में होता है कि अगर हम बच्चे को करेक्ट कर रहे हैं कि आपने ये वाला आंसर दिया, तो हमने उनको फीडबैक दिया कि ये इसका आंसर नहीं होगा, हम उसको सही करके बता रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सीधा इतना ही क्या गया है, यस यू आर राइट, गुड, ठीक है, तो ये करेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक, फिर है कंफर्मेटरी फीडबैक, कि इसमें कंफर्म किया जा रहा है, पुष्टिकारक प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, तो ये भी इसका नहीं होगा, ये होगा हमारा पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि बच्चे को सकारात्मक रूप से फीडबैक दिया जा रहा है। ठीक है, ये वाला क्लियर सभी को? यस। यस ठीक मैम। है, अगला है हमारा असर्शन रीजन वाला। इवेल्युएशन इज सेड टू बी फॉर्मेटिव when the intention is to identify scope and potential for improvement of teaching learning system. Reason देते हैं, the form of such evaluation is informal and has to take place during teaching. ध्यान से पढ़ लीजिए आराम से फिर बताना। ए होगा मैम। ठीक है, संध्या जी ए कह रही हैं, बाकी लोग बताइए। ए। यस मैम, ए। मैम ए। ए। सभी ये को भी ए है। लग रहा है? ए है। अच्छा ठीक है, कोई 4 कह रहे हैं? ए। ए। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताइए, जो हमने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन पढ़े थे उसमें से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, पूजा अग्रवाल जी आप बताइए, क्लास में हो आप? यस मैम। हाँ जी बताइए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? मैम अभी याद तो नहीं आ- अच्छा ठीक है, मैम संध्या इसमें जी आप टेस्ट बताइए। लेते हैं क्या? एग्जाम से पहले जो छोटा छोटा टेस्ट होता है। हाँ वैसा होता है, थोड़े ज्यादा एक्सप्लेन कौन करेगा, संध्या जी आप बता दीजिए। हाँ मैम, ये जो रहता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये जो हमारे प्रोग्राम के बीच में ही होता है, ये कंडक्ट किया जाता है। जैसे कि कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो उस पे काम करने के लिए इसको लिया जाता है। मतलब अ, जैसे फाइनल समेटिव नहीं, बिल्कुल उसके बीच वाला, जिसे हम बोलेंगे कि कुछ इम्प्रूव के लिए लिया जाएगा ये। जैसे मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट कुछ भी होगा, उसका रिजल्ट देखेंगे, अगर खराब है तो उस पे कर लिया जा सकता है फॉर्मेटिव ये।
हाँ जी, वेरी गुड, यही होता है। तो इसमें क्या क्या है कि मूल्यांकन को रचनात्मक कहा जाता है जब इरादा शिक्षण अधिगम प्रणाली में सुधार के दायरे और क्षमता की पहचान करना है। मतलब इसमें क्या है हमें कि जो हमारा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जो हमारा टीचिंग लर्निंग सिस्टम है, ठीक है। रीजन दिया था इन्होंने कि द फॉर्म ऑफ सच इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल एंड हैज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग टीचिंग। ये है इसका कीवर्ड, ड्यूरिंग टीचिंग, कि ये टीचिंग के दौरान होता है। क्योंकि जो हमारा समेटिव होता है, अगर यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन होता तो समेटिव होता है हमारा जो बिल्कुल लास्ट में होता है, फॉर्मेटिव बीच में होता है। जैसे संध्या जी ने बोला कि जो हमारी मंथली टेस्ट वगैरह वगैरह होते हैं वो सारे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि दोनों ट्रू है और ए और आर की सही व्याख्या है। क्लियर सभी को ये वाला क्वेश्चन? जी मैम। ठीक है। अगला है, अ टीचर ऑफर्स मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स इन द क्लासरूम टू सपोर्ट हिज और हर प्रेजेंटेशन। विच लेवल ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोथ ए एंड बी, डी रिफ्लेक्टिव लेवल? बी, ए बी दोनों। डी होना चाहिए मैम। अंडरस्टैंडिंग जी तो मैम। चलो होती है, रिफ्लेक्टिव मेन ज्यादा वर्क करता है। ए बी मैम, सी क्यों ऑप्शन? मैम बी, ये भी सी ऑप्शन होगा, सी। बी भी तो हो सकता है मैम, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना चाहते हैं। हाँ ए जी। और ठीक है, बी, तो सी। बी भी आ रहा है, बी सी और भी आ डी रहा है, में डी भी आ रहा है। ए बी भी और डी होगा। में लग रहा है, बी और डी। रिफ्लेक्टिव में ये होता है ना कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड दिखाते हैं, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। अगर चलो ठीक है, देखते हैं इसको। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई टीचर, मान लो कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है टीचर क्लास में, तो इसमें है कि एक शिक्षक अपनी प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए कक्षा में कई सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण पेश करता है। मतलब उनको पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। टीचर कोई क्या क्या कह सकता है, टॉपिक की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बच्चों को और उनको साथ में एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो सबसे पहला है हमारा मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेमोरी लेवल में सीधा उनको रट्टा दिलाना होता है बच्चों को। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, सी वाला। ठीक। अगला है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में लेवल में होता है समझना है हमें, जो हमें पढ़ रहे हैं उसका मतलब हमें पता होना चाहिए, वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग। हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है कि हमें जो बिल्कुल कह सकते हैं हमारा चिंतन का स्तर होता है, इस समय हमें इस टाइम पे हमें दिए जाते हैं जो हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस होती है, उसके आधार पर हमें एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। दोनों प्रकार के दिए जाते हैं, पॉजिटिव भी दिए जाते हैं, नेगेटिव भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके मैम। जी मैम। हाँ जी। देखो जो ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ अबव, तो ये होते ही बच्चों को फंसाने के लिए है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर ऑल ऑफ द अबव है तो मतलब यही होगा, या ऊपर के दोनों करेक्ट है तो यही होगा। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शंस देखेंगे तो हो जाएगा ठीक। ठीक। अगला है मैम हमारा, लेकिन एक मैम साहब, ये हाँ जो जी हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्यों नहीं होगा? इसमें भी हम दोनों बता के उनको समझा रहे हैं ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने जो पढ़ाया है हम उसका उनको अर्थ बता रहे हैं। कि पहले तो हमने मेमोरी लेवल पे रट्टा मारा, ठीक, लेकिन जो जिस पे हमने रट्टा मारा था अंडरस्टैंडिंग में हम उसका अर्थ बता रहे हैं। लेकिन जो हमारा इसका एप्रोप्रिएट आंसर, थोड़े बहुत टाइम के लिए हम सोच सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल नहीं दिया गया होता तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टिव भी दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा, ठीक है। ओके 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 मैम, हाँ थैंक जी। यू। मैम वैसे रिफ्लेक्टिव लेवल में तो जैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, खुद से ही करते हैं, टीचर उसमें एग्जाम्पल तो नहीं दे रहा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल में तो फिर भी वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, वो टीचर स्टूडेंट्स को, कि किसी टॉपिक को समझाने के लिए। हाँ, लेकिन पता क्या होता है कि टीचर तो रहते हैं ना रिफ्लेक्टिव लेवल पे, तो वो वहां पे वो उनको एक गाइड के रूप में रहते हैं, चाहे रिफ्लेक्टिव लेवल पे, ठीक है। तो वो गाइड के रूप में उनको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। आपको इस तरह, आप इस तरह से समझो इसको, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिव नहीं होता तो डेफिनेटली इसका आंसर अंडरस्टैंडिंग लेवल ही होता, बट रिफ्लेक्टिव दिया गया है तब इसका डी हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। अगला है हमारा, massive open online courses are flexible and open form of self-directed online learning designed for mass participation. Flexible and open form of teacher-directed online learning designed for mass participation.
flexible and open form of self-directed offline learning designed for mass participation. D option, flexible and open form of teacher-directed offline learning designed for mass participation. बहुत easy question है ये. बी होगा मैम। मैम एक तो पहले तो ये ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, सी और डी। वेरी गुड, ऐसे ही Yes, करने हैं क्वेश्चन। जैसे पूनम जी ने कहा कि हम एलिमिनेट करना है, तो ऑफलाइन हमारे 2 में है, तो ये दोनों कट हो गए। अब बताओ ए और बी में से कौन सा होगा? बी। मैम बी आएगा क्योंकि इसमें टीचर्स ही वो करते हैं ना। ठीक है, बी लग रहा है। बाकी सभी को बी लग रहा है? मैम मुझे तो ए फ्लेक्सिबल लग एंड रहा है। ओपन फॉर्म ऑफ ए लग टीचिंग। रहा है मैम। ए भी लग मैम रहा है, बी ए भी में लग रहा है। मास पार्टिसिपेशन है, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मास बहुत बल्क में लोग पार्टिसिपेशन करते हैं इसमें। ए और बी में मैसिव एक दोनों में ही होगा। ए और बी में एक ही शब्द का अंतर है, वो है सेल्फ डायरेक्टेड और टीचर डायरेक्टेड। अब वो सोचो कि मूक में होता क्या है? सेल्फ डायरेक्टेड। टीचर टीचर डायरेक्टर। रहते हैं ना। बी होगा मैम, टीचर डायरेक्टर। चूज बी करते हैं, मैम। हमारे अकॉर्डिंग चलता है ना। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। वो टीचर डायरेक्टेड नहीं होता है। जो हमारा मूक होता है, हम अपने हिसाब से उसको चूज करते हैं। ठीक है, देखो इसमें 2 तो हमारे वैसे ही कैंसिल हो गए थे, क्योंकि ऑफलाइन लर्निंग तो ये है ही नहीं मूक। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लेक्सिबल भी है, ओपन भी है, ऑनलाइन भी है, और इसमें बल्क में लोग होते हैं। ये दोनों ही है। इसमें एक शब्द का फर्क था, पहला था हमारा सेल्फ डायरेक्टेड और दूसरा था हमारा टीचर डायरेक्टेड। लेकिन जो हमारा मूक होते हैं, जैसे मान लो अगर हम एग्जाम्पल समझे, मूक का हमने एग्जाम्पल लिया था स्वयं से, कि भारत का जो मूक का एक वो है, तो वो स्वयं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने से चूज करते हैं कि हमें कौन सा करना है और उसमें क्या क्या करना है, उस हिसाब से। तो उसमें टीचर डायरेक्टेड नहीं होगा, वो हमारा सेल्फ डायरेक्टेड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्लियर सभी को? यस मैम। जी। ठीक है, हाँ जी। अगला है हमारा, विच प्रोग्राम और कोर्स प्रोवाइड एडवांस करिकुलम होगा, ये गलत हो गया, करिकुलम एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अंडर अ यूनिफाइड स्कीम एंड ऑल्सो मीट्स द डिमांड्स ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया? स्वयं, NPTEL, UGC, AICTE? फर्स्ट बी होना चाहिए। फर्स्ट होना चाहिए मैम। ए और बी, इसके अलावा किसी कोई ऑप्शंस सही लग रहे हैं तो? नहीं सॉरी, ए स्वयं होना चाहिए। ए स्वयं में सारे आते हैं ना। बाकी तो एक इसके होगा मैम, पार्टिसिपेंट्स हैं ना। स्वयं। हाँ जी, बाकी तो इसका स्वयं के पार्टिसिपेंट्स हैं। हाँ, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स है इसके स्वयं की, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, स्वयं। ठीक है, अगला है हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज टू डेवलप rational and critical thinking among students. Statement 2, the objective of the reflective level of teaching is the ability to develop independent thinking and decision making among students. अब बताओ क्या होगा? पढ़ लो ध्यान से फिर बताना। डी होगा मैम। डी ऑप्शन होगा मैम। मैम सेकंड तो करेक्ट है, सेकंड फर्स्ट तो करेक्ट है, और ये फर्स्ट मेमोरी नहीं है। फर्स्ट नहीं है। करेक्ट है तो वो डी। डी है मैम। डी मैम। सभी को फर्स्ट इज सभी को फॉल्स। डी लग रहा है? यस जी मैम। मैम, मेमोरी लेयर में क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ होती है? जी जी जी। वेरी गुड, मतलब आपने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया था, पहला स्टेटमेंट था कि जो हमारा शिक्षण के स्मृति स्तर का उद्देश्य छात्रों में तर्क संगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करना है। तो ये तो सीधा ही हो गया कि ये नहीं होता है, मेमोरी लेवल में हमें रट्टा मारना होता है। तो इसमें है बोथ वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, 2 तो वैसे ही हमारे कैंसिल हो गए। ठीक, फिर बचते हैं 2, बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स, या फिर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो पहले 2 को देखते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज द एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एमंग स्टूडेंट। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल था, उसका यही उद्देश्य था कि बच्चों में हमें जो कह सकते हैं कि उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बढ़ाना है, और उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है उसको भी बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो इसका 4th ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
Student centric classroom is mean for addressing individual differences, reducing teacher oriented lectures, recalling the previous knowledge, engaging the entire class. जो हमारा छात्र केंद्रित कक्षा होता है उसका मतलब क्या होता है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। ए बी ए और डी। ठीक है, इसके अलावा किसके कोई ऑप्शन सही लग रहे हो तो? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो हमारा अच्छा ठीक है, छात्र केंद्रित जो हमारा कक्षा होता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक, तो पहले है इसमें एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नहीं पहले बी और सी देखते हैं जो नहीं लग रहे। रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर्स, कि शिक्षण उन्मुख व्याख्यानों को कम करना, तो नहीं, ये तो नहीं है इसका बिल्कुल भी। ठीक है, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, ये भी नहीं होगा। तो अब दो में से लग रहा है ए और डी, तो डी देखते हैं। एंगेजिंग द एंटायर क्लास, मतलब पूरी कक्षा को शामिल करना, ये भी सही लग रहा है। पहला है हमारा एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना। देखो, जो हमारा टीचर सेंटर्ड होता है उसमें क्या होता है कि उसमें टीचर को ही सब कुछ करना होता है, उनका ध्यान नहीं होता है ऐसे बच्चों पे कि मतलब उनको पता ही नहीं होता है ज्यादा, अगर ऐसा समझा जाए इसको, कि कौन से बच्चे में क्या कमी है या कौन सी बच्चे में क्या खूबी है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, हमारे क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे। स्टूडेंट सेंट्रिक हमने इसलिए बनाया है ताकि हम बच्चों की पहचान कर सकें कि बच्चे किस किस तरीके से पढ़ते हैं, उनको कौन सा लेवल है, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ए होगा, एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये वाला नहीं होगा, डी वाला। ठीक है, किसको कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ जी, इसमें ऐसा ही होता है, जो ये क्वेश्चन आते हैं नेट के, दो इसमें सेम लगते हैं, दो तो पहले ही हो जाते हैं एलिमिनेट कि वो नहीं होंगे, लेकिन दो सेम लगते हैं, उसमें से जो बिल्कुल परफेक्ट होता है हमें उसको टिक करना है। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे तो आपके बहुत कम क्वेश्चंस गलत होंगे। अगला है हमारा, teachers plays an important role in the teaching learning process as the dash of learning, facilitator, participant, advisor, practitioner. एडवाइजर होगा मैम। तो नहीं होगा मैम, पार्टिसिपेंट फैसिलिटेटर ए। हाँ फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर जी मैम। ए और कौन सा लग रहा है ऑप्शन सही? सी एडवाइजर, अगर रिफ्लेक्टिव है तो सी एडवाइजर लग होगा, रहा है। फैसिलिटेटर तो सब में होता है ए। मैम बी और सी को एलिमिनेट करेंगे हम, मैं तो करना चाहूंगी। चलो देखते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं तो इसमें है। हाँ जी, तो देखो कि इसमें पूछा गया है कि शिक्षण सीखने के डैश के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें टीचर किस रूप में होता है, क्या उनका रोल होता है। तो अगर इसमें देखें जो बिल्कुल ही नेगेटिव, वो तो प्रतिभागी लग रहा है, प्रतिभागी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभागी तो वो हो गया ना जो साथ वाले होंगे बच्चे, अगर आप जैसे आपस में प्रतिभागी होंगे जो सारे स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, तो ये तो नहीं होगा। फिर है इसमें प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर भी नहीं होगा क्योंकि वो प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, वो टीचिंग कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए दो। अब हमारा दो बचते हैं, फैसिलिटेटर और एडवाइजर। ठीक, तो इसमें होगा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा फैसिलिटेटर, एडवाइजर नहीं होगा वो, क्योंकि वो उसमें सलाह नहीं देते हैं, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीच करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट है इसका फैसिलिटेटर यानी सहजकर्ता। किसको कोई डाउट इसमें? हाँ जी, सहजकर्ता को और हिंदी में क्या बोल सकते हैं, थोड़ा और सिंपल? सहजकर्ता बातों को समझा देना सहजता से। हाँ जी, मतलब कि वो स्टूडेंट्स को कोशिश करते हैं ना कि उनके लेवल पे जाके समझाने की, दैट इज फैसिलिटेटर ना, उनको उनके कंफर्ट जोन तक जाके पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, फैसिलिटेटर जो होता है ना, एग्जैक्ट टीचर जैसा नहीं होता, स्ट्रिक्ट वाला, जैसा बच्चा वैसा वो बन जाता है, मतलब उसकी टीचिंग उसकी लर्निंग के हिसाब से। हाँ जी, तो फैसिलिटेटर हो गए उनको, जो भी हमारा कह सकते हैं कि सिलेबस है उसको बहुत इजी लैंग्वेज में बच्चों को समझाने वाले। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को ये वाला? जी मैम। ठीक है, इसमें तो आंसर दिए ही हैं, फिर भी इनको पढ़ लेते हैं एक बार।
The most appropriate meaning of learning is acquisition of skills, modification of behavior, personal adjustment और inculcation of knowledge. तो इसका करेक्ट तो दिया ही गया है कि डी है। नहीं, एक मिनट, मैम मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर होना बी चाहिए होगा, ना बी होगा, learning। बी होगा, हाँ B। बी है इसका, डी नहीं है, डी नहीं। ये इधर हिंदी में भी दिया गया है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार संशोधन, क्योंकि हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा टीचिंग का मेन एम होता है वो बच्चों के व्यवहार में संशोधन करना होता है। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा बी ऑप्शन। अगला है हमारा अधिगम उद्देश्यों का अर्थ है, मतलब जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसका क्या मीनिंग है। अधिगम अनुभव, सारिक परिणाम, एकेडमिक उपलब्धि होगा ये। अभिप्सित अधिगम परिणाम, तो इसका करेक्ट आंसर ए दिया गया है, अधिगम अनुभव। ये इंग्लिश में नहीं है बट फिर भी ठीक है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है क्योंकि आंसर जिसमें दिए गए हैं साथ में। थर्ड वाला समझ नहीं आया फिर हिंदी वाला। हिंदी वाला हाँ जी, क्या इसका दिख रहा है? अधिगम उद्देश्य होता है हमारा, अधिगम होता है हमारा टीचिंग, लर्निंग टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट। लर्निंग होता है मैम, अधिगम होता है लर्निंग शायद। लर्निंग होगा मैम, लर्निंग। हाँ लर्निंग का हमारा व्हाट इज ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो अधिगम अनुभव मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस होगा इसका, इसका ए बता रहे हैं। सारिक का किसी को पता है इंग्लिश में क्या होता है सारिक? नो मैम इतनी हिंदी नहीं आती है। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल हमारा, होता होगा मैम। हो नहीं, सकता है इसका हाँ। मुझे समझ गई कि ऑब्जेक्टिव में यही चीज याद रखो ना, बाकी क्यों याद करूं जो है ही नहीं उसके। हाँ, ठीक है। क्योंकि बाकी फिर भी, हाँ क्योंकि बाकी तो एकेडमिक हो गया कि उनको उपलब्धि है, वो भी नहीं होगा इसका। ये तो पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इसका ए करेक्ट आंसर है। जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मेन है हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक, मैम सारिक मतलब सारांश, अभी देखा मैंने सारांश। ओवरऑल बोलते हैं ना हम, वैसे होगा। ओवरऑल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका ए है करेक्ट आंसर। ठीक, आगे है हमारा, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट एक्सेप्टेबल proposition in respect of teaching learning relationships. When students fail in a test, it is the teacher who fails. ठीक, every teaching must aim at ensuring learning. There can be teaching without learning taking place. There can be no learning without teaching. A teacher teaches but learns also. Real learning implies rote learning. तो इसमें कूट दिए गए हैं, हमारा सेकंड कूट सही बता रहा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, सॉरी तीसरा और चौथा नहीं पांचवा। ठीक है, तीसरा नहीं है, हाँ हाँ, तो इसमें यही बताया गया है कि जो हमारा कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला तो होगा when students fail in test it is the teacher who fails, क्योंकि टीचर ही बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि अगर बच्चे पास होते हैं तो एक हिसाब से ऐसा माना जाता है कि टीचर पास हो गए, क्योंकि उन्होंने जितना पढ़ाया उनका भी एक टाइम पे कह सकते हैं इनडायरेक्टली इवेल्युएशन हो रहा है। तो फर्स्ट तो होगा इसमें। सेकंड है एवरी टीचिंग मस्ट एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, के मतलब शिक्षा प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है कि हमें लर्निंग होनी चाहिए, जो भी हमारी टीचिंग होती है उससे उसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को सीख जाना चाहिए। ठीक, फिर है देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेकिंग प्लेस, अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। ठीक है, कि अगर सीख नहीं रहे हैं, टीचिंग टीचिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अगर बच्चे रट्टा ही मार रहे हैं, बेशक वो उस चीज को सीख नहीं रहे हैं, बस उसको याद कर रहे हैं। फिर है देयर कैन बी नो टीच लर्निंग विदाउट टीचिंग, तो फोर्थ तो इसमें वैसे ही नहीं है। फिफ्थ है अ टीचर टीचेस बट लर्न्स आल्सो, हाँ क्योंकि टीचर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट होता है। रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग, नहीं है, रट्टा वाली लर्निंग नहीं होती है। ये वाला क्लियर हुआ सभी को, ये वाला क्वेश्चन? जी मैम। ठीक है, अगला है हमारा, इसका भी दिया है आंसर। Learning is a lifelong process. Learning to be useful must be linked with life processes. तो इसका करेक्ट आंसर ए है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हाँ हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया है कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन के प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, हाँ ये भी बिल्कुल सही रीजन दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया कि ए और आर दोनों सही भी है और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्लियर हुआ ये वाला सभी को, ये वाला क्वेश्चन? जी मैम।
यस मैम। ठीक है, इसमें भी दिया है आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग set of statement best represent the nature and objectives of teaching and learning। तो पहला है teaching is like selling and learning is like buying। Teaching is a social act while learning is a personal act। Teaching implies learning whereas learning does not imply teaching। Teaching is a kind of delivery of knowledge while learning is like receiving it। Teaching is an interaction and is triadic in nature whereas learning is an active engagement in subject domain। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है तो इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है उसको। तो सेकंड बी ऑप्शन भी इसमें सही सही है। है, बी भी हाँ, ठीक है। बी, और सी और ई। हाँ जी, हाँ, ये बताया गया तो इसका ये हो गया। ठीक है, हाँ ये तो कहीं नहीं है, ये तो कैसे भी नहीं होगा कि टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग, के शिक्षक विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी जैसा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो डी दिया था हमारा, देयर इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ डिलीवरिंग नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। मतलब कि शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा है। तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट इसका सेकंड दिया गया है, जैसे यहाँ पे बी, सी और ई। ठीक, अगला है हमारा, which of the following set of statements best describe nature and objective of teaching? Teaching and learning are integrally related. There is no difference between teaching and training. Concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students. All good teaching is formal in nature. A teacher is a senior person. Teaching is a social act whereas learning is a personal act। तो इसका ए 3 भी ठीक सही है है। मैम, ए भी हाँ, ठीक है। ए और सही है, सी सही है सी भी सही है और मैम, एफ 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 भी ठीक सही है। है। तो ये तो नहीं है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। मैंने कल ही पढ़ाया था, कौन बताएगा टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है? बता दीजिए ट्रेनिंग कोई भी। व्यवसाय के लिए हम ले लेते हैं, जॉब पर जॉब रीजन के लिए ट्रेनिंग। हाँ जी, ठीक है, ये होता है कि जो हमारा टीचिंग होता है उसमें हमें सीखना होता है, लेकिन ट्रेनिंग हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लेते हैं कि किसी, मान लो जैसे टीचर ट्रेनिंग हो गई या किसी और चीज की ट्रेनिंग हो गई। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर है था, ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, इनफॉर्मली भी हम सीख सकते हैं। अ टीचर इज ए सीनियर पर्सन। नहीं, सीनियर भी नहीं होते, टीचर कैसे भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये वाला हो गया हमारा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन वाला है, ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग। रीजन देते हैं, ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। ठीक, इसका है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। हाँ, क्योंकि पहला तो है कि ऑल टीचिंग शुड एम एट एंश्योरिंग लर्निंग, के मतलब समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। कि टीचिंग का उद्देश्य ही होता है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं लर्नर, वो उनका अधिगम हो रहा है, मतलब वो सीख रहे हैं उस चीज से। ठीक है, तो दूसरा बताते हैं रीजन किस लिए, क्योंकि समस्त अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होता है। नहीं, कुछ खुद से भी सीखते हैं। तो ये आर इसका फॉल्स हो जाएगा और ए ट्रू हो जाएगा। ये वाला क्लियर सभी को? जी मैम। यस मैम। ठीक है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, क्वेश्चन आंसर मेथड। सी बताया गया है, कौन बताएगा मुझे, क्यों बताया इन्होंने सी? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसमें तो बताएंगे भी और भी दिखाएंगे तो वो ज्यादा वो होगा ना इफेक्टिव। जी जी। हाँ, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो हमें बेस्ट चूज करना था, तो क्योंकि अच्छे तो ये सभी हैं लेकिन इसमें बेस्ट पूछा गया है, बेस्ट मेथड, तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ठीक, अगला भी यही है। फिर देखते हैं, maximum participation of students during teaching is possible through lecture method, demonstration method, inductive method और textbook method। इसमें बताया है हमारा demonstration method।
तो इसका भी ऐसा ही, क्योंकि लेक्चर मेथड में भी नहीं हो सकता, मैक्सिमम टेक्स्ट बुक में भी नहीं हो सकता, इंडक्टिव में भी नहीं हो सकता, डेमोन्स्ट्रेशन में ही होगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होगा कि बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर पहले उनको थ्योरी भी बताएंगे बोल के और दिखा के भी करेंगे कि जो जो चीज़ हमें करनी है, तो इसमें ही हमारा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ 51? हाँ जी, ठीक है। ये हमारा मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इसमें मिलान बताया गया, इसका डी है। तो पहला देखते हैं, ए है हमारा व्याख्यान। व्याख्यान होता है हमारा लेक्चर, तो इसमें थर्ड होता है बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि लेक्चर के जरिए बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें लेक्चर ही तो देना है, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। ठीक, बी है हमारा प्रदर्शन विधि, ये होता है अनुभव आधारित अधिगम। ठीक, सी है हमारा परियोजना। परियोजना होता है प्रोजेक्ट, इसका होगा विद्यार्थी विभिन्न क्रियाकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में हमें कुछ दिया जाता है, एक प्रोजेक्ट बना के लेके आने के लिए, तो वो इकट्ठा भी हो सकता है, तो बच्चे उसमें कह सकते हैं कि एक साथ सीखते हैं। ठीक, फिर है हमारा डी सहयोगात्मक विधि, डी का फर्स्ट हो जाएगा किसी कार्य से प्रतिभाग परकता पर जोर देना। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ, मैचिंग वाला सभी को? जी मैम। मैम एक मेरे को वैसे एक अंदर से एक प्रॉब्लम आ रही है इस बात में, क्या ये लेक्चर मेथड को लेकर ज्यादा ही ऑर्थोडॉक्स नहीं है आज के टाइम में, या तो इस चीज को नहीं लिखा गया, या ये फॉर्मुलेशन आज के टाइम की नहीं है? क्योंकि आज के टाइम में तो लेक्चर मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह सब कुछ और क्वेश्चन आंसरिंग ये सब बहुत ज्यादा होता है, तो इसको इसके अंदर क्यों नहीं इंक्लूड करा, इसको बिल्कुल ही बैकवर्ड क्यों रखा है? क्योंकि वो पारंपरिक ही है ना, ओल्ड हाँ जी, स्कूल तभी। का ही है वो। बट लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें, मास में अगर हम 500 स्टूडेंट्स को भी अगर हम टीच करते हैं, एंड वी सी लाइक हमने बहुत अच्छे अच्छे लेक्चरर्स को देखा है जो बहुत अच्छे से लेक्चर तो सिर्फ थ्योरी पे तो एम्फेसाइज करते ही हैं ऑफ कोर्स, पर साथ में डिमॉन्स्ट्रेट भी इतना अच्छा करते हैं और क्वेश्चन आंसरिंग भी रखते हैं कि अगर किसी बच्चे से कुछ पूछना है उसका पार्टिसिपेशन भी उसमें रहता है। और वो क्लासेस जैसे हम अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ तो अगर साइंस की बात करूँ या मैं बात करूँ सीए की, सीएस की, लॉ में, हम इनमें देखते हैं तो इसमें लेक्चर मेथड में कितना ज्यादा बच्चों का इसमें मैसिवली बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन पूरा पूरा होता है। उसके बाद वो क्वेश्चन आंसर्स भी पूछते हैं, टीचर भी पूछता है, फिर बच्चे भी पूछते हैं बाद में, वो अपनी क्वेरीज लेकर भी जाते हैं, बात भी करते हैं। तो आई थिंक इसको जब फॉर्मुलेट करा गया है, इसको या तो बिल्कुल ही ऑर्थोडॉक्स रखा गया है, जैसा आपने कहा पारंपरिक है इस वजह से, तो अब तो लेकिन स्टूडेंट ज्यादा शामिल नहीं हो पाते ना चाह कर भी, जैसे और मेथड है उसमें स्टूडेंट्स रहते हैं, लेक्चर में तो हम भी कॉलेज में थे तो लेक्चर देके चले जाते थे सर, ऐसा ही देखा था हमने भी। लाइक हाँ, कोई ना इसको अभी ऐसे ही समझो। टेक्नोलॉजी के साथ नहीं इतना अभी तक जोड़ा गया, जैसे आज की टेक्नोलॉजी के साथ मैं बात कर रही हूँ, आज की टेक्नोलॉजी में तो डिफरेंस आ गया, मे बी अभी तक हमने टेक्नोलॉजी के साथ ऐड करके देखिए तो वो वाली बात नहीं आएगी, जैसा आप कह रहे हो वही फिट बैठता है। नहीं तो यहाँ पे जो लेक्चर मेथड की एक्चुअली बात करते हैं ना, वो ट्रेडिशनल मेथड की ही बात करते हैं। जो ट्रेडिशनल अच्छा। मेथड है उसमें लेक्चर वो लेक्चर दे के चला हम्म जाता है, स्टूडेंट की हम्म इन्वॉल्वमेंट कम है, बहुत अधिक ज्ञान उसने प्रदान कर दिया, वो चला गया। हम्म। यही इसी से रिलेट किया जाता है ना इसको, इसीलिए। वही मैं कह रही हूँ हाँ कि इन्होंने जी, अभी तक उस चीज को ही रखा है, पीछे वाली बात को ही रखा है हाँ, अभी तक। इन्होंने अब इसलिए रखा है क्योंकि ऐसा होता है कि टाइम के साथ साथ अगर आप इस चीज का उदाहरण लो, हमारे जैसे हठयोगी ग्रंथ हठ प्रदीपिका है, तो उसमें कुछ आसन बताए गए हैं, लेकिन वो पुराने समय के हैं, उसको उसी से लेते हैं। लेकिन आज के समय में क्या होता है, हम अपने हिसाब से उनको थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर उसके रूप में माने तो पहले ही मानते हैं, तो लेक्चर को भी पहले के टाइम का ही माना जाता है, इसलिए इसको इतना ऐसे रखा गया है पीछे। ठीक है, समझ गई, जी 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 मैम, अब तक। हाँ जी, चलो फाइनली इसमें आंसर नहीं है, ये बताना। A teacher intends to find out the learning difficulties of student. Which of the following test can be used? Summative, formative, performance और diagnostic? बहुत इजी है ये। ठीक। डी, किसी और को इसके अलावा कोई ऑप्शन लग रहा है? दो, डायग्नोस्टिक टेस्ट टू करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। समेटिव टेस्ट क्या होता है बताओ, संतोषी जी बताओ समेटिव टेस्ट। मैम ये लास्ट में होता है, जो जब लास्ट में एग्जाम लेते हैं ना सबसे, वो वाला।
ठीक है, फॉर्मेटिव बता दिया था अभी पहले, और डायग्नोस्टिक होता है इसका करेक्ट फोर्थ है, क्योंकि जो इसमें मतलब पूछा गया है वो है कि एक शिक्षक छात्रों को सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने का इरादा रखता है। डायग्नोस का मतलब क्या होता है कि किस चीज का पता लगाना, तो इसका डायग्नोस्टिक होगा, फॉर्मेटिव नहीं होगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक में हम बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं और उन कमियों को पूरा करने के लिए उस पर काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ जो सेकंड कह रहे थे? मैम क्योंकि फॉर्मेटिव में भी तो वो थोड़ा ये देखने की कोशिश करते हैं ना कि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, तो इस वजह से मैंने उसको कर लिया। हाँ देखो, सही कह रहे हो आप, फॉर्मेटिव में होता तभी तो ये एक जैसे ऑप्शन लग रहे हैं, तो दो तो पहले ही कट हो गए हमारे, ये एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट आंसर देना है तो डायग्नोस्टिक आएगा, क्योंकि उसका मेन एम ही वही है कि बच्चों की कमियों का पता लगाना। फॉर्मेटिव का यूज तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि उनके जो मार्क्स आएंगे फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन में, तो उनको हम आगे उनके फाइनल एग्जाम्स में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट का मेन पर्पज ही होता है बच्चों की कमियों का पता लगाना। ठीक है, जी ठीक है। हाँ जी। अगला है हमारा, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, डायग्नोस्टिक, समेटिव या फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग? नॉर्म वाला आएगा लास्ट। जी डी वाला। सभी को डी लग रहा है, किसको कोई और तो नहीं लग रहा है? ठीक है, इसमें नो पूछा गया है मैम। कि हम एक सी छात्र, और डी तो सी डिलीट भी ही हो हो सकता है गए, मैम, डी और समेटिव। डायग्नोस्टिक और समेटिव इसमें नहीं होगा मे बी, मैं जो ठीक है, सोच रही हूँ। किसी को और सी तो भी लग रहा है। उसमें तो क्राइटेरिया रहता है ना, उसको हम लोग पार कर लिए, उसके बाद फिर उधर वो रहता है। और इसमें ऐसा है कि इसमें क्राइटेरिया ऐसा वो नहीं रहता, जैसे हम लोग एग्जाम दिलाते हैं अभी उसका, जैसे नेट वेट का वो आ जाएगा इसमें। हाँ तो क्राइटेरिया भी नहीं होना चाहिए, डायग्नोस्ट भी नहीं होना चाहिए, समेटिव भी नहीं होना चाहिए। कंपेयर कर रहे समेटिक हैं तो और नॉर्म में ही प्रॉपर। आएगा। क्राइटेरिया भी हो सकता है कि कंपैरिजन। एक बेंचमार्क बना रखा है कि इस बच्चे ने ये कर रखा है, तो आपको वहां तक लेके जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 90% क्रॉस करा, सी दैट पर्सन हैज गॉट और स्टूडेंट हैज गॉट 90%, आपको उससे ज्यादा लाना है। तो ये भी एक हो सकता है क्राइटेरिया, रेफरेंस्ड टेस्टिंग या फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। डी, ए और डी में देखो, बहुत। हाँ देखो बताती हूँ, इसमें ये बताया गया है कि हमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है एक दूसरे के स्टूडेंट्स, एक दूसरे से। ठीक है, तो इसमें डायग्नोस्टिक और समेटिव तो वैसे ही नहीं होगा, ये अलग टाइप है, तो क्राइटेरियन और नॉर्म में से होगा। तो क्राइटेरियन में क्या होता था कि हमें क्राइटेरिया सेट करते हैं कि बच्चों को इतने तो आने ही चाहिए, और उनको 100 में से 33 आने चाहिए, फिर उनको फिर चाहे उनके 99 आए चाहे 34 आए। ठीक है, लेकिन जो नॉर्म रेफरेंस्ड होता है वो होता है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं बच्चों का आपस में कि इसके इतने आए और इनके इतने आए, तो इसका करेक्ट डी होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, हाँ जी। अगला है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ascertains student performance at the beginning of instruction, causes and remedies for persistent learning problems during instruction, degree of achievement of instructional objectives at the end, learning progress and failure after instructions। बहुत सेकंड होगा इजी है। मैम। सेकंड है, रेमेडियल। सेकंड है, निर्देशों का समस्याओं का कारण उपचार। हम ठीक दोनों है, ही नहीं क्या मैम? कौन सा? बी। रेमेडियल ही वर्ड ध्यान में रखना है इसके लिए ना। रेमेडियल यानी नैदानिक था। देखो, पहला है इसमें स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग, तो जो पहला दिया जाता है कौन सा इवैल्यूएशन होता है वो बताओ। समेटिव। करवाया था मैंने, बताओ। प्लेसमेंट था क्या कुछ? हाँ वेरी गुड, प्लेसमेंट था, तो प्लेस ये तो नहीं होगा, फर्स्ट तो वैसे ही हो गया। थर्ड है, ये है एट द एंड, ये हमारा सबमिटिव होगा, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला है लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर आफ्टर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पे लर्निंग है कि हमारी टीचिंग लर्निंग खत्म हो गई है, तो आफ्टर भी नहीं होगा। डायग्नोस्टिक सेकेंड ही होगा, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। ड्यूरिंग मतलब होता ये बीच में है, होता फॉर्मेटिव भी होता है बीच में, लेकिन ये इसमें रेमेडीज दिया गया है, तो इसका सेकेंड करेक्ट होगा। ठीक है, जी मैम। हाँ जी। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम? शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस, helping teacher to complete syllabus on time, reducing examination anxiety among students।
2 और 3 तो नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा वो बताओ। एग्जाम यही होगा मैम, 4th होना चाहिए मैम। 4th होना चाहिए। फोर्थ ही लग रहा है ऐसे। हाँ मैम, ठीक क्रेडिट ठाक। बेस्ड सिस्टम होता है ना, क्योंकि उसमें फिर नंबर्स नहीं वो होते ना। नहीं है मैम। ठीक है, इसके अलावा किसको कुछ लग रहा है। मैम ए वन भी है। हो सकता है। ए मैम। ए भी ठीक है है। मैम। वन 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 एक रहेगा, वन इज द वन ए आंसर। है मैम। शिक्षक केंद्रित छात्र केंद्र पर ध्यान करने के लिए ना, मतलब उसको है लचीला, बेस्ट, मतलब बेस्ट एडवांटेज। हाँ हाँ जी, बेस्ट है स्टूडेंट हाँ के लिए है ना बेस्ट। ये बेसिकली, इसलिए। स्टूडेंट के लिए। हाँ, तो इसका फर्स्ट ही होगा, सेकंड तो वैसे ही नहीं होना। इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस, देखो ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो एलिमिनेट करना है पहले, ऐसा नहीं देखना कि कौन सा सही होगा। इम्प्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस नहीं, ये भी नहीं है सीबीसीएस का। हेल्पिंग टीचर्स टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, नो। रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंजाइटी एमंग स्टूडेंट्स, अगर इसको ये लग रहा है तो हमें पहला देखना है कि शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक, ये बिल्कुल बेस्ट एडवांटेज है हमारा सीबीसीएस का, तो इसका ए है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है। मैम बेस्ट तो रिड्यूसिंग एंजाइटी लग रहा था। नहीं नहीं, ये थोड़ा आपको घुमाने के लिए होता है, ऐसे ऑप्शंस दे देते हैं ना बीच में, इसलिए दिया गया था ये हमारा फोर्थ, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो वैसे ही नहीं लग रहे थे। कंफ्यूजन होना था फर्स्ट और फोर्थ में, वो इसलिए दिया गया था कंफ्यूजन के लिए। क्लियर हो गया ना ये वाला। जी जी। मैम वो ना, जो रिड्यूसिंग वाला है ना, वो एक तरह का बाय प्रोडक्ट है उसका, फर्स्ट वाले हम्म का। तो इसलिए लगता है कि हाँ, दोनों सेम सेम है। हम्म। हाँ चलो, ये हो गया हमारा कंप्लीट आज, ये मैं भेज दूंगी आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच। कई कुछ चीजें तो याद ही नहीं आई थी, लेकिन हाँ, बहुत अच्छे मैम थे। क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा क्या? हाँ जी, ये मैं भेज दूंगी, एक बार डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए किरण जी, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर डिस्कस करते हैं। सभी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, बॉडी रिलैक्स, ब्रेथ के ऊपर ध्यान लेके जाएंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे, चेहरे पर रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू किरण जी। रिकॉर्डिंग वाले तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं, लास्ट क्लास है तो अभी मुझे बताइए, जितना हमने पढ़ा या जितने भी क्वेश्चन आंसर के, उसमें तो नहीं है किसी को कोई डाउट। मैम वैसे डाउट कोई नहीं है, पर लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि इस लाइन में ऐसी क्या वर्ड या ऐसा क्या डिफरेंशिएशन वाली चीज है, को याद रखें। जैसे आपने आज क्वेश्चंस पूछे हैं ना, ऐसे मैं भी सॉल्व करती हूँ, पर अकेले बैठ के ना सॉल्व करने का वो ऐसे समझ नहीं आता कि किस पॉइंट को अभी भी हम याद रखें। ये मुझे अभी तक का पीवाईक्यू जो सेशन था वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जैसे समझाया ना, वो चीज अब और ज्यादा बैठने लगी है, वो लेयर बनाने लगी है। वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये वाला। ठीक है, थैंक यू पारिका जी। बाकी आप लोग कोई और फीडबैक देना चाहते हो तो दे दीजिए, आज लास्ट क्लास है। मैम अब इस पे ऐसे एग्जाम नहीं लगे गूगल फॉर्म पे? मैम एक अच्छा गूगल रेणु जी, फॉर्म हाँ जी, एग्जाम ले लीजिए। गूगल फॉर्म पे ठीक है, बताइए कब लेना है, बता दीजिए आप लोग ही। मैम सैटरडे ठीक है, सैटरडे बताओ। बाकी सैटरडे सारे कर दीजिए। सैटरडे ना। ठीक है, तो सैटरडे को रखते हैं, ठीक है, तो सैटरडे को हम ले लेंगे गूगल फॉर्म एग्जाम। 3 to 4 और टाइम होगा सर, यही टाइम पे। जो आपका हाँ टाइम है ना, जी, वही वाला था। ठीक है 3 to 4, बाकी बता देंगे, मैं सर को भी बोल दूंगी। और ठीक है, वो हो गया, और इसके अलावा कोई फीडबैक। तो मैम बहुत अच्छे सेशन है आपके मैम, अच्छा था मैम, बहुत ही क्लासेस अच्छे, सारी बहुत ही अच्छे चीजें हैं। समझ में क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं मैम है। बहुत अच्छा पढ़ाई है, बहुत अच्छा लेक्चर था। टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से समझ में आ गया।
हिंदी हाँ इंग्लिश मैम। दोनों सीरियसली का, तो इंग्लिश सीरियसली में और प्लस हिंदी में कुछ चीजें हिंदी में समझ में आ जाती हैं, कुछ चीजें इंग्लिश में, इसके वजह से अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सो सो कंफ्यूज हो मच। गई बहुत सारी चीजें कि मतलब अब क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, बाकी ऐसा कुछ होगा तो क्योंकि हमारे हर मंथ के एंड में टेस्ट तो होने हैं, तो हर मंथ में आएगा इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का। ऐसा नहीं है कि इस महीने खत्म हो तो इस महीने ही आएगा, जो भी हमारे लास्ट में एग्जाम्स होंगे उसमें क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, तो इसका करते रहिएगा और कोशिश कीजिए कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ऑप्शंस में ये नहीं देखने के कौन सा करेक्ट है, कौन सा नहीं हो सकता है, पहले एलिमिनेट करना है उसको। उस तरह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं। जैसे इस बार मैंने जो एग्जाम दिया था नेट का और पहले वाला दिया था, उसमें यही फर्क था कि इस बार मैंने एलिमिनेट किया था। ठीक है, जो ऑप्शंस नहीं लग रहे थे उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना। या फिर ऐसे होता है जो कोड्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि ए बी है, बी सी है, उसमें हम देखते हैं कि करेक्ट कौन सा है, जिसपे हमें पक्का भरोसा होता है। तो मान लो अगर ए करेक्ट है तो हमें ए देखना है कि किस किस में है, जिसमें नहीं है वो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, दो तो वैसे ही चले जाते हैं, फिर दो बचते हैं। उसमें से भी ऐसा होता है एक एक सेम होता है, एक अलग होता है, तो हमें उन दोनों में से ही देखना होता है, तो इससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी चीजों के ऐसे ही सॉल्व कीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगेगा तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो मुझे। बाकी ऑल द बेस्ट सभी के लिए, एग्जाम के लिए सभी का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज, अगर बाकी हाँ जी बच्चे भी बोलिए। सहमत होते। मैम टिल द सैटरडे जब तक हमारा एग्जाम आप ले रहे हो, तब तक आप ऐसे ही एमसीक्यू वाली क्लास ले सकते हो टिल द सैटरडे। सिर्फ ये थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन ही बचते हैं। ठीक है, मैं ले लूंगी। थैंक यू मैम। बाकी बच्चे ठीक है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, अच्छा लगेगा मैम, प्रॉब्लम क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे में क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे। एग्जैक्टली इसलिए कहा मैंने। बहुत हाँ जी, ठीक है, आज ठीक है, 2 ही दिन तो है, वीरवार शुक्रवार, सैटरडे को हम गूगल फॉर्म वाला एग्जाम ले लेंगे। तो ठीक है, कल और परसों डिस्कस कर लेंगे, तो पढ़ के आना लेकिन, ठीक है, फिर अच्छे से समझ आता है ना। जी जी। ठीक है मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। ठीक है अभी। हाँ जी, वेलकम जी, अभी लीव कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।